शुरू किया जाए? और भी कोई है क्या? तो हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स से आज, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स शुरू होगा। आप लोग क्या पता, पॉलिटी? कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स पर मुझे ही पढ़ाना है तो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा देता हूँ। क्योंकि पॉलिटी लगभग सभी लोग जानते हैं, एक बार दो बार पढ़े रहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स से पहले कोई पढ़ा है? थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़े होंगे, जब पीटी देना है तो बिना पढ़े कैसे होगा? तो जो हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए, दो तरीके से है यहाँ पे पढ़ने का। एक तो या तो हम लोग सारा चीज़ सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जो टाइम है नहीं, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा बेसिक्स देख लेंगे। एक बार बेसिक्स तो देखना पड़ेगा। उस बेसिक्स के बाद हम लोग टैक्स सिस्टम देख लेंगे, जीएसटी साथ में, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, और उसके बाद कैपिटल मार्केट ये देख लेंगे। उसके बाद बजट, बिहार का हो भारत का बजट, सर्वे, दोनों। टाइम बचेगा अगर मिलेगा अगर, तो हम लोग बेरोजगारी और गरीबी भी देख लेंगे साथ में, क्योंकि बेरोजगारी गरीबी भी ज़रूरत है कि बेरोजगारी कैसे मापा जाता है, गरीबी को कैसे मापा जाता है, लॉरेंज कर्व क्या है। उसके बाद यहाँ पे गिनी गुणांक क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना होगा, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ा बहुत, अगर यहाँ पे सिलेबस तो आप लोगों को पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सिलेबस के बारे में बात करें कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स, ठीक है ना? बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, सेक्टर कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से, ब्रांचेज क्या है उसके। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे कैपिटल, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी क्या होता है, प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी क्या होता है, इन सारा चीज़ हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम देखेंगे, इसी में हम लोग बीच में पढ़ेंगे जीएसटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जिसको बोले हम मौद्रिक नीति। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। जो लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे इसको। हाँ हाँ, आ जाइए, आगे आ जाइए। हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? अभी क्या चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा था क्या? हो गया। इसके बाद हम लोग
ठीक है। इन्फ्लेशन के बाद हम लोग देखेंगे बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। उसके बाद देखेंगे 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ठीक है। भुगतान संतुलन के बाद वो देख, जिसमें बजट में हम लोग इंडिया प्लस बिहार दोनों का देखेंगे, इंडिया प्लस बिहार। तो हम लोग सर्वे देखेंगे, इकोनॉमी सर्वे देखेंगे, उसमें भी इंडिया प्लस बिहार दोनों का देखेंगे। ठीक है ना। इतना चीज़ देखिए, मैं इतना मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। जितना हो सकता है हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मैं प्रयास करूँगा कि सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता दिया जाए। अगर इसके बाद टाइम अगर बचेगा हम लोग, तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट देख लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी। उसके बाद देखेंगे पॉवर्टी, गरीबी। ये सब तो देखने की जरूरत नहीं है हम लोग की, हम लोग तो खुद ही इसको झेल रहे हैं, बेरोजगारी हो या गरीबी हो। हर टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे। कौन से, जैसे टर्मिनोलॉजी मतलब? हाँ तो उसी में देखेंगे, फिर पॉवर्टी में ही तो देखेंगे हैं। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ देखा जाएगा, टेंशन क्या है। जैसे गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, लोरेंज कर्व क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, किसके बीच में रिलेशन को स्थापित करता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एकदम पेशेंस मुक्त रहिए, सारा चीज़, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी टॉपिक चलेगा, टॉपिक समाप्त होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा पूछना है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम लोग इसको, जो मेरा अपना नोट्स है जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, जहाँ भी से पहले मैं दिल्ली में रहता था वहीं पढ़ाया हूँ मैं, तो उसी नोट से मैं ये सारा चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि हाथ से लिखकर पढ़ाने में, फिर पढ़ाऊँ फिर उसको लिखवाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पीडीएफ से क्लास से चलेगी, जो हाथ से लिखा हुआ है, कोई टाइप टाइप वाला नहीं है मामला, वो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, वहीं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। कोई दिक्कत समझने में? तो इतना चीज़ हम लोग को देखना है। दूसरा देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको ही पता है, करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ आपको अच्छे से देखना होगा, बजट और सर्वे। बजट तभी समझ में आएगा जब आपको पता हो कि फिजिकल डेफिसिट होती क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। जीडीपी, अब पता ही नहीं कि जीडीपी क्या होता है, और फिर दे देगा जीडीपी इतना परसेंट बढ़ गया, घट गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये तो बेसिक्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हम लोग को। इन सारे के अलावा अगर हम लोग को लगेगा, तो थोड़ा बहुत बिहार सरकार की जो स्कीमें चल रही है और भारत सरकार की कुछ स्कीम्स है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि देख लेंगे, टाइम मिलेगी तब, नहीं तो इतना हम मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको कहीं से मिले स्कीम स्कीम तो आपको देख लेना है। ऐसे मैं बोल दूँ कि नहीं हो जाएगा, फिर नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं बताऊँ, कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर कोई पॉलिटी भी पढ़ना है, तो उसमें भी कम से कम 7 8 10 क्लास चाहिए, इसमें भी 7 8 क्लास चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा बेसिक्स के बारे में, कि बेसिक्स क्या क्या चीज़ें हैं।
देखिए बेसिक्स में हम लोग को दो बात समझना है। पहले तो ये समझना है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या होता है दोनों में, क्या डिफरेंस है? वो तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। अरे तो वही तो उसका हिंदी ही तो हुआ अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। मैं बोला कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ लीजिए। अर्थशास्त्र का सिंपल मतलब होता है, अर्थव्यवस्था का सिंपल मतलब ये होता है, इसको हम लोग एक स्लाइड आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई देश है, एक देश है, तो भाई देश में लोग तो रहेंगे, देश है तो इस देश में संसाधन है, संसाधन है ना सारे देशों में, रिसोर्सेज इसको हम लोग बोलते हैं, संसाधन है यानी रिसोर्सेज है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, कितना लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? संसाधन जो है वो लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड संसाधन है। कोई दिक्कत? जब देश है तो इस देश में लोग भी रहते होंगे, लोगों की जो डिजायर हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं जिसको हम लोग डिजायर्स बोलते हैं, क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। ठीक है ना? तो लोगों की जो डिजायर्स है अनलिमिटेड है, संसाधन है लिमिटेड है। तो बोल रहा है कि भाई इस संसाधन का हम लोग किस प्रकार मैनेजमेंट करें ताकि इन लोगों के डिजायर को भी पूरा किया जा सके, यानी इच्छाएं पूरी की जा सके, और इस संसाधन को अगले आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग छोड़ के जाएं। ठीक है ना? ताकि वो भी पीढ़ी आए तो उस संसाधनों का उपभोग कर सके, यानी कंज्यूम कर सके उसे। कोई दिक्कत समझने में? तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ये बोल सकते हैं कि बात बोलता है मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स यानी संसाधनों का प्रबंधन। क्या बोलते हैं? संसाधनों का प्रबंधन। अब समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि संसाधनों का जो प्रबंधन है किस प्रकार किया जाए ताकि उसका हम लोग ऑप्टिमम यूज कर सके, ऑप्टिमम यूज किया जा सके। ऑप्टिमम यूज का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही। ठीक है ना? जैसे मान लो रोटी खाने का मन है दो और हम लोग 4 ठूस लेंगे तो मरेंगे ही, बीमारी हो जाएगी, पेट खराब हो सकता है। तो बोला कि जितनी रिक्वायरमेंट है केवल हम लोग उतना ही उसका उपभोग करें। यहाँ पर उपभोग का मतलब उपयोग ही होता है इकोनॉमिक्स में। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है यहाँ पे कि जो संसाधनों का प्रबंधन है यानी जो मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज हैं, जब इसके हम लोग बारे में थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, यानी जब हम लोग इसका सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे, सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत? और जब इसी मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज का हम लोग जब प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत समझने में? अब इस सैद्धांतिक अध्ययन क्या होता है और व्यवहारिक अध्ययन क्या होता है थोड़ा समझेंगे। सैद्धांतिक अध्ययन का सिंपल ये मतलब होता है कि हम लोग केवल इसके बारे में थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि भाई देश में गरीबी है कैसे कम होगा, देश में बेरोजगारी है वो कैसे कम होगी। ठीक है ना? इन चीज़ों के बारे में सरकार बोल रही है कि भाई हम लोग ये 3-4 ऐसे योजनाएं लाएंगे, ऐसे स्कीम्स लाएंगे जिसके द्वारा इस चीज़ों को हटाया जा सकता है, गरीबी को कम किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
अभी सरकार केवल इसके बारे में बात कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। जब इस जो सरकार योजनाएं बता रही है, जब इसको लागू कर दिया जाएगा, जब इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और आम जनता के व्यवहार में लागू हो जाएगी, तब उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। जो इकोनॉमी शब्द है यह अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट वर्ड है, यानी कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि इकोनॉमी जो है ना, जब तक उसके जब तक उसके साथ प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स न लगे उसके साथ, तब तक कंप्लीट नहीं। जैसे एक परिवार का इकोनॉमी क्या है, एक देश का इकोनॉमी क्या होता है, एक फैमिली का इकोनॉमी क्या होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, तभी जाकर वो कंप्लीट हो पाएगी। किसी को डाउट है? तो यहाँ पर मैं सिंपल ये बोला कि ये सिंपल मैं बोला, ये एग्जैक्ट परिभाषा नहीं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का, बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि थ्योरेटिकल स्टडी क्या होती है और प्रैक्टिकल स्टडी क्या होती है। किसी को डाउट है? अरे भाई एक बार बता दो, आवाज आ रही है ना सही? कम नहीं जा रही है? ठीक है ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बाइक चलानी है, तो बाइक चलानी है तो आपको कोई बोल देगा कि भाई बाइक ऐसे चलाओ, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच लगाओ, गाड़ी एक्सीलेटर लो, गाड़ी बढ़ जाएगी। तो क्या इतना से गाड़ी कोई चला लेगा? गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन आपको एक प्रोसेस पता है कि गाड़ी अगर मैं भविष्य में कभी चलाऊंगा तो ये मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो गाड़ी बढ़ सकती है। तो जब जो हम लोग प्रोसेस के बारे में सीख रहे हैं, उसी को सैद्धांतिक अध्ययन बोलेंगे। और जिस दिन हम लोग गाड़ी चलाना सीख लेंगे, अपने मन से वो व्यवहार में हम लोग को लागू हो जाएगा, उसी को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। सिंपल। किसी को डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें को मैंने छोड़ कर आया था यहाँ पे, कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि जब जब आर्थिक क्रियाओं का जब आर्थिक क्रियाओं का जब आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, जब आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। यानी व्हेन स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत समझने में? यानी जब हम लोग आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जब आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, जब आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन प्रैक्टिकल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जोड़ लेंगे व्हेन थ्योरेटिकल स्टडी। ठीक है ना, छूट गया, थ्योरेटिकल स्टडीज को जोड़ लेंगे। तो क्या इस बात को समझ गए कि भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे दो बात शब्द आएगा, जो नया शब्द है दो, उस शब्द को यहाँ पे हम लोग को समझना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है?
इस शब्द के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि शब्द बार बार आएगा अर्थव्यवस्था में और शास्त्र में। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब समझेंगे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, होता क्या है समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है अर्थ, इस अर्थ का मतलब यहाँ पर मनी होता है, या कहीं कहीं वेल्थ देता है, धन भी दे सकता है, ठीक है ना। और इस क्रिया को यहाँ पर, इस क्रिया को यहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज बोलते हैं। कहीं कहीं अभी क्रिया भी दिया रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिविटीज। तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना। यानी हम लोग सिंपल यहाँ में कह सकते हैं धन या पैसा से से संबंधित क्रिया को, क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। कि इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी को डाउट है जो नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही है चीज़ें? एकदम इजी में चल रही है चीज़ें हैं, इसमें अभी एकदम इजी चल रहा है क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक्स आया ही नहीं, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है ये कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारा चीज़। तो आर्थिक जो क्रिया है सिंपल ये बोल रहा है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है ना। तो जो अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो चार हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है, तो चार है। पहला है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है अरे यार, चलिए छोड़िए। तीसरा है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। और चौथा है एक्सचेंज। बहुत बार सवाल पूछा है कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है, तो चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन को हम लोग उत्पादन बोलते हैं। अरे प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन। डिस्ट्रीब्यूशन को वितरण, कंजम्पशन को उपभोग, और एक्सचेंज को विनिमय। विनिमय, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब क्या होता है,
लेन देन करना। यानी पहले जो प्राचीन भारत में जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु को देखो दूसरा वस्तु में, वाटर सिस्टम जिसको हम बोलते थे। लेकिन वर्तमान में जो मोड ऑफ एक्सचेंज है वो पैसा हो गया है, मनी हो गया है। प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो किसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होगा तो उसका वितरण भी किया जाएगा, यानी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से वितरित किया जाएगा। वितरण होगा, वितरण होने के बाद हम लोग उसका उपभोग करेंगे, यानी उसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, उससे बचेगा तो व्यापार करेंगे। तो वर्तमान में जो मोड ऑफ एक्सचेंज है, जो मोड ऑफ एक्सचेंज यानी जो विनिमय का जो माध्यम है, जो मोड ऑफ एक्सचेंज है क्या है? मनी है, मनी है। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? मनी है। अब बात कर रहा है कि मान लो कि अगर किसी वस्तु का हम लोग को उत्पादन करना है, अगर किसी वस्तु का हम लोग को उत्पादन करना है तो कौन कौन सी इनिशियल चीजें चाहिए हम लोगों को? तो 4 चीजें हम लोग को चाहिए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी 4 है और फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है वो भी 4 है। कौन कौन? एक पहले तो जो भी हम लोग को, मान लो कि पेन बनाना है मुझे, तो एक मुझे जगह चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद उस जगह पे काम करने के लिए यानी पहले कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। पूंजी के बाद उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए। और इन 3 से सबसे जरूरी जो है वो है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमशीलता। उद्यमशीलता क्या होता है? उद्यमशीलता का मतलब होता है रिस्क टेकिंग, जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे हम लोग का जो है, हम लोग का माइंड सेट एक अलग है। हम लोग को अगर 10 लाख रुपया मिल जाए तो हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस बात का डर रहेगा दादा कहीं पैसा डूब गया तो बाप तो टांग के मारेगा उल्टा करके कहीं, है कि नहीं? तो हम लोग बिजनेस नहीं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में है ही नहीं हो। हम लोग दिमाग में बैठे हैं सरकारी नौकरी लेना है, तो कहाँ से बिजनेस करेंगे, है कि नहीं? जो अभी बेरोजगारी जो है भारत में 83% बेरोजगार है, 15 से 29 वर्ष के युवा। ये आईएलओ का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, कि लगभग 83% युवा भारत में वो बेरोजगार है। तो बेरोजगार के कारण क्या है? यही है, सरकारी नौकरी। क्योंकि सब लोग भाग रहे हैं सरकारी सर्विस सेक्टर की ओर, कोई आ ही नहीं रहा सेकेंडरी सेक्टर की ओर कि थोड़ा व्यापार करे, बिजनेस करे, है कि नहीं? तो बेरोजगारी तो रहेगी। और मान लो कि 1000 सीट आएगा बिहार में, मान लो अभी आ रहा है 2000 सीट, फॉर्म गिरेगा 10 लाख। 10 लाख से कम तो इस बार नहीं गिरेगा तो कन्फर्म है, क्योंकि जितना बैठा है सब परा डाल देगा। तो लो जो होगा देखते हैं। कितना तो अपना स्टैंडर्ड पर पहुंच ही नहीं पाएंगे लोग, रहेगा बक्स और पहुंच लेंगे आ रहा, मतलब खुशी में कि 2000 सीट है। आरा में रहेगा, दूसरे स्कूल में पहुंच जाएंगे, तीसरे स्कूल में, तो 1 आध लाख तो उसमें निकल जाएंगे। 10 लाख फॉर्म गिरे चाहे 50 लाख फॉर्म गिरे, मारा मारी है मात्र 1 लाख में पीटी में, अब 5000 में मेंस में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी पीटी पास करेंगे जिनको मेंस का एम नहीं पता है, क्योंकि जो रट कर बैठा है सब लुसेंट फुसेंट सारा चीज़, जो बिहार में दरोगा वरोगा का तैयारी लोग किए हैं, उनको तो पूरा फैक्ट याद है ना। वो सब बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कब आए इधर। कुछ टीचर यहाँ पे वो लोग चढ़ा रहे हैं बच्चों को, नहीं तुम भर दो फॉर्म, भर दो फॉर्म। अभी तो तुम मेंस पढ़ा ही नहीं हो तो क्यों फॉर्म डलवा रहे हो फालतू का? और जो मेंस इस बार लेगा, 3 महीने के अंदर में मेंस लेगा, ऐसे लिखवा रहा है 2-2। एक तो ऐसे का सेक्शन पता ही नहीं है क्या पूछ रहा है, वो जो मूस मुरैया लोढ़ा हुई ऐसे करके जो पूछ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे उसमें कितना लोग पता नहीं बोल क्या रहा है, लिखना क्या है उसमें। तो जो नए लोग हैं क्या वो लोग लिख पाएंगे मेंस? नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सीट बर्बाद करेंगे वो लोग। हो सकता है उनके चलते जो कैपेबल बच्चे हैं उन्हें नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो मारा मारी मेंस में बहुत कम है। अगर पीटी पास कर गए तो मेंस में मारा मारी बहुत कम, अगर आप मेहनत कर दिए तो मामला सेट हो सकता है। इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन होना नहीं होना तो बहुत बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू दे सकते हैं आप, क्योंकि मेंस आपका देखा जाएगा, फिर इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, क्या है, कैसे बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया है उसमें। 3 सारे चीज़ों को देखना है। तो पीटी सबसे टफ काम है, और पीटी जो इस बार बिहार पूछ रहा है बहुत ट्रिकी कर दिया है। पहले जो लोग
जाते थे एकदम चलो साइंस रट लेंगे, हिस्ट्री रट लेंगे, बिहार से रट लेंगे, करेंट रट लेंगे, जाकर वहाँ पर आ जाएंगे, तो अब नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन का वेटेज देगा सारे सेक्शन का बराबर, क्योंकि अध्यक्ष 4-5 दिन पहले बोला भी है कि भाई जो पहले पैटर्न है उस पैटर्न पर सवाल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उल्टा करेगा वो। अब क्या उल्टा करेगा ना आपको पता है, ना मुझे, ना किसी को पता है, वो एग्जाम हॉल में पता चलेगा। वो तो 2.5 घंटा पहले बुला भी लेगा, उसमें कितना लोग तो सो जाएंगे उसी में जाकर। सोने के बाद नींद काम कम, दिमाग कम काम करता है ना सोने के बाद। ये सारे क्राइटेरिया है। अब इन सार अच्छा, दूसरा बात, 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 दिन एग्जाम होगा, हर जिला में अलग अलग क्वेश्चन आएगा जिस तरह वो बता रहा है। इन सारे चीजें जो हो गया है ज्योग्राफी का ट्रिगर इफेक्ट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है ट्रिगर इफेक्ट, वही हाल हो गया बिहार के बीपीएससी का। अब इतना सारा चीज है, अब उन सारे चीजों में आपका दिन सही रहा, किस्मत सही है, दुर्गा माँ का आशीर्वाद आप पर है, फिर छठ की पूजा हो जाएगी उनका आशीर्वाद है, बीच में दीपावली लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद है, सब लोगों का जो आशीर्वाद होगा तब जाकर क्वेश्चन आपका अनुरूप आएगा एग्जाम में। क्योंकि जो बोल रहा है अध्यक्ष बार बार, और एक और बात है, अध्यक्ष के बातों को बहुत सीरियसली सुनना है। वो सब जो बोल रहा है ना, समझिए कि मामला वो सही करेगा, तो पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे ना उसके लिए। हो सकता है कि हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स छोड़ के जाते हैं, अरे ये कम कम। मुझे तो इस बार लग रहा है क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से बहुत सवाल पूछने वाला है वो। क्योंकि पता है कि सब लोग हिस्ट्री साइंस रटेंगे बैठकर, और साइंस पूछ भी कहाँ रहा है पिछले बार से, उसके पिछले बार से। अब तो साइंस एंड टेक पूछ रहा है वो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पूछ रहा है वो। ले जाओ बायो में घुसाओ उधर ले जाकर। इधर तो हम लोग रट रहे हैं कि हीमोग्लोबिन है, ये सब पूछ देगा बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझ। करेंट बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो है ना, लेकिन फिर भी जो पिछला पैटर्न है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट, 4 पढ़िएगा, उसको ज़्यादा वेटेज देना है। लेकिन सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है। किस्मत खराब रहा उसमें, मानी जिला वाइज क्वेश्चन दे रखा है, आप ही के जिला में आ गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हो सकता है ना। जब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सेट होगा तो ऐसा ही होगा। उसमें होगा बाद में वो मार्किंग जिसको बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन जब भी हुआ है, जिस भी एग्जाम में हुआ है, तो हमेशा पढ़ने वाले बच्चे ही बाहर हुए हैं। मान के चलना इस बात को, कि वहीं लोग फंसते हैं। ये लोग तो अपना एकदम कैलकुलेटिव तैयार करके जाएंगे, भाई इतना पढ़ेंगे इतना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, बस वो लोग फंस गए उसी लूप होल में। तो ध्यान देने की बात है। निगेटिव भी है 1/3। तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो बिहार होने वाला है बहुत उल्टा पुल्टा होगा। रिकॉर्ड बनाएगा इस बार बिहार, मुझे ऐसा लग रहा है। किसमें बनाएगा नहीं पता, लेकिन कुछ तो करेगा। अब देखते हैं क्या कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो उत्पादन के साधन है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो साधन है वो कितने हैं? 4 हैं वो भी। तो 4 कौन कौन से हैं? तो पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। लैंड को हम लोग बोलते हैं भूमि, कैपिटल पूंजी, लेबर श्रम या मजदूर जो भी है, और इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता, उद्यमशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि उद्यम है, उद्यमी है, ऐसा उद्यमशीलता उसमें क्वालिटी है। उद्यमशीलता क्वालिटी है, उद्यमशीलता क्वालिटी है, उद्यमी आदमी है, आप हम जैसे लोग। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है उद्यमशीलता, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कौन कौन?
अरे एक्टिविटीज बता रहा हूँ, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसे बड़ा चार है, जिसमें प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है और एक्सचेंज है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चार, अर्थव्यवस्था में चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर बोले कि उत्पादन के कौन कौन से साधन है, तो उत्पादन के साधन ये चार हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत? अभी नहीं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का बाप कौन है, उसके उन्होंने कौन बुक लिखा था, सारा पता होना चाहिए कि भाई उसके पिता एडम स्मिथ हैं, उन्होंने बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। उस द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात की है। मार्केट इकोनॉमी को सिंपल हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब हम लोग बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो दो है, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो दो है। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है ना। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि, समष्टि या बृहद, बृहद अर्थशास्त्र, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, समझेंगे। माइक्रो को ना बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा, और मैक्रो को बोलते हैं बृहद अर्थशास्त्र। जो हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है मैक्रो के बारे में ही, क्योंकि माइक्रो में बहुत कम है। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को समझना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है कि जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में 1 लाख पेड़ है, तो जब हम उस जंगल में किसी एक पेड़ के बारे में बात करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लोग पूरा होल जंगल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे देश पे। जब देश में हम लोग किसी भी देश में इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। और जब हम लोग नेशनल लेवल पे बात करेंगे, सारे लोगों के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। यहाँ तक किसी को डाउट है? तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे जो बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये बात करता है एट नेशनल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल यानी व्यक्तिगत स्तर पर इसके बारे में बात किया जाता है इसमें। और ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि भाई किसी भी एक आदमी का डिमांड कितना है, अर्थव्यवस्था में कोई एक आदमी कितने चीज़ों की डिमांड कर रहा है, कोई एक आदमी कितने चीज़ों की सप्लाई कर रहा है, कितने चीज़ों की सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस व्यक्ति की इनकम कितनी है इत्यादि, ये बात कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे,
उस इंडिविजुअल का इनकम कितना है, उस इंडिविजुअल कितने चीज़ों की डिमांड कर रहा है, उस वह इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था में कितने चीज़ों की सप्लाई कर पा रहा है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी को डाउट है? और मैक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम लोग पढ़ते हैं एट नेशनल लेवल। एट नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नेशनल लेवल पे हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देख रहे थे किसी एक आदमी का डिमांड कितना है, और यहाँ पर देखेंगे उस देश का टोटल डिमांड कितना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं टोटल या कुल मांग। यहां पर हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर हम देखेंगे उस देश का टोटल इनकम कितना है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है ना। इन सारे जो देश का जीडीपी का आकार कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कितना है ईटीसी, तो इसको हम देखेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम लोग नेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे किसी किसी बुक में दे देगा कि जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो, और नेशनल लेवल पर जब बात करेंगे तो उसको बोलते हैं मैक्रो। लेकिन बात यही नेशनल, इंडिविजुअल और नेशनल याद रखना है बस हम लोग को। यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे बढ़ूँ मैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक। कंपोनेंट को हिंदी में हम लोग घटक बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट है वो 3 है। एक को हम लोग बोलते हैं सीबीटी, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। सीबीटी का मतलब होता है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। तीसरा है प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी या प्रोडक्शन बिहेवियर थ्योरी, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। और तीसरा है कॉस्ट थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है, 3 कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। नींद लग रहा है आपको? आज समय ऐसा है, इसमें तो नींद लगता ही है, और खासकर ऐसा सब्जेक्ट भी नीरस टाइप का, इसमें तो अकबर बाबर तो नहीं मारेगा किसी को। 1 बजे से बैठे हूँ आप लोग, 1 बजे से बैठे हैं, इतना क्लास क्या चल रहा है जी? अरे बाप रे बाप। कोई नहीं, मैं भी सुबह में से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से। यहीं भी सुबह में पढ़ा गया था 9 से 11। फिर बोरीनूर में मेरी क्लास होती है 12 बजे से, तो 12 से 3:30, 3 साढ़े 3 तक चलता है। फिर यहाँ पर अब कल वहाँ पे फिर एक और क्लास है, तो इसको मैनेज करेंगे, इधर उधर आधा घंटे इसको खसका, आधा उधर खसका, इसे उसमें एडजस्ट करना है। संजोग से कि दो यहाँ से नज़दीक है बोरिंग रोड, कि टाइम नहीं लग रहा है आने जाने में, 10 मिनट में ही मतलब आदमी पहुँच जा रहा है। वहीं जब दूर रहता तो बहुत दिक्कत होता।
मुझे भी नींद लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, थकान हो जाती है ना। वैसे यहाँ पे अब बोलना है, पर हम बैठ भी नहीं सकते हैं, बोलना है, चलना है, और याद भी रखना है चीज़ों को, क्या बोलना है, कुछ गलती ना भुला जाए, जो भी चीज़ें हैं। सुबह में यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा कर गया था यहीं पे, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ मैं, फिर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अरे भाई तो मैं भी एग्जाम, आपको क्या लगा मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं भी देता हूँ। पिछले मैंने बीपीएससी में रिव्यू दिया था, नहीं हुआ था। समय मेरा 6 नंबर से मेरे पिछले बार नहीं हो पाया, सिलेक्शन रुक गया मेरा। तो अब उसके लिए क्या मतलब है, मैं भी सारा चीज़ पढ़ता हूँ, मैं भी सारा सब्जेक्ट मुझे पता है, लेकिन एक अपना इंटरेस्ट है कि मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे इसमें मज़ा आता है, इंटरेस्ट में। दूसरा बार इसका टीचर कम मिलता है तो पैसा भी ठीक मिलता है, तो ये भी तो देखना है जब पैसा भी चाहिए। देखिए पैसा कमाने के दो है, या तो आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है तो लोग शौक से कमाते हैं, किसी के यहाँ दिक्कत है तो लोग कमाते हैं। भाई कमाना तो है, सब लोग क्यों बैठा है, कमाने के लिए ना। जैसे मेरा है कि मुझे मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगे कितना दिन कैसे घर से मांगने पर बेइज्जती फील होती है। 31 साल का एज हो गया, कब तक पैसा मांगता रहूंगा, यार पैसा लाओ पैसा लाओ। घर वाले भी साले बोलेंगे क्या हो गया इसको, क्यों पैदा किया हूँ इसको, है कि नहीं। और जब अपना इंटरेस्ट है, पकड़ है, तो 2 रुपया भी मिलेगा इसमें, साथ में रेस्पेक्ट भी है, चाय भी मिलता है टाइम पर। भले खाना नहीं खिलाए सब कोचिंग वाला, लेकिन चाय देता है सब। खा पिए तब तो, भूख मरा रहेगा तो काम करेगा। यहाँ पे देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंपोनेंट है कौन कौन है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, प्रोडक्शन बिहेवियर या प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, और तीसरा है कॉस्ट थ्योरी। पहले याद रखना है कि तीनों में अगर पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट थ्योरी, कीमत सिद्धांत। क्योंकि ये बात कर रहा है माइक्रो का, यानी बात कर रहा है हम लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे। और जब हम लोग के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा चीज़ ऐसा देखा जाता है कि हम लोगों को बहुत हद तक क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है वो गरीब हैं भारत में, और हम लोगों को चाहिए क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करें क्वांटिटी में, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया इस तीनों में। अब समझेंगे यहाँ पे क्या बोल, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई ऐसा आदमी होता है जो एक ही कंपनी के 3-4 प्रोडक्ट यूज करता है। कोई कोई ऐसा होता है कि भाई एक कंपनी का वो एक प्रोडक्ट यूज करेगा, दूसरा प्रोडक्ट उसको अच्छा ना लगे, चाहे उस पर सूट ना करे, ऐसा भी होता है। तो जो कंज्यूमर हैं, जो हम लोग हैं, तो हम लोग के पास मात्र 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लोग किसी भी वस्तु से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या तो हम लोग उससे अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। यानी हम लोग या तो उससे संतुष्ट होंगे, या तो हम लोग उससे असंतुष्ट होंगे। तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर के पास, यानी हम लोग के पास नहीं है। जो भी कंज्यूमर है उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो खुश होंगे नहीं तो ना खुश होंगे। ऐसा नहीं कि पैनल नहीं चल पा रहा था तो मैं कल अपना घर में बना कर बैठ कर पैनल बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो मैं इसे खुश नहीं रहूंगा, दूसरा पैनल यूज करूंगा। यानी हम लोग पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में बात करता है कंज्यूमर का। इसमें देखा जाए कंज्यूमर को किस काम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे कहाँ मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। सॉरी, हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। इस बात को समझ गए। यानी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में देखा जाता है कि उपभोक्ता को उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, किस काम में मिल रहा है। जहां पे या जिस काम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वहीं वहीं उसी को कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया इनकम है, तो 100 रुपया इनकम को मैं अपने अनुसार डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ पैसे को खर्च करना है। आपके पास 100 रुपया आएगा तो अपने हिसाब से आप खर्च करेंगे, थर्ड पार्टी के पास जाएगा तो अपने हिसाब से पैसा खर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 100 रुपया आया तो वहीं 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 खर्च करूंगा जहां पर ये यूज कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल यानी आत्मसंतुष्टि अलग अलग है। जैसे मान लेंगे मेरे पास 100 रुपया आ रहा है तो मैं चाहूंगा 20 रुपया हेल्थ पे खर्च करूंगा, 20 रुपया एजुकेशन पे खर्च करूंगा, 20 रुपया कहीं जाके पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा, और 40 रुपया
चिकन मटन दारू जो भी है करूंगा पीऊंगा, बस ये अपना मेरा अपना सेटिस्फेक्शन है। किसी को लग रहा है कि नहीं 100 रुपया में मैं 50 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, 30 रुपये एजुकेशन में दूंगा, 20 रुपया खाऊंगा, उनका उनका अपना मैक्सिमम उनका सेटिस्फेक्शन है। यानी सारे कंज्यूमर वेरी टू सारे कंज्यूमर वे वेरी करता है कि उनका आत्मसंतुष्टि कहाँ मिल रहा है मैक्सिमम। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा बोल रहा है, यानी इसमें देखा जाता है कि किसी भी कंज्यूमर को यानी उपभोक्ता का मैक्सिमम यानी अधिकतम संतुष्टि, यानी जिसको बोलते हैं आत्मसंतुष्टि, कहाँ पे उसे आत्मसंतुष्टि मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या आत्मसंतुष्टि। और दूसरा देखिए उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या कहता है, यानी प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी क्या कहता है, समझेंगे। एक कहता है कि भाई प्रोड्यूसर का काम क्या है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। तो ये बोल रहा है कि भाई उत्पादन हम लोग कितना करें और उत्पादन हम लोग कैसे करें। तो उत्पादन कितना करें किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि जितनी डिमांड होगी उतना ही चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा, कोई दिक्कत। और उत्पादन कैसे करें, तो अभी हम लोग सिर्फ पीछे पढ़े हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि कैसे कैसे चीजों को उत्पादन करेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? तो बोल रहा है कि भाई उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कैसे करना है, इसके बारे में जो बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। क्या इस बात को समझ गए? और तीसरा है कीमत सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी किसी भी वस्तु को उत्पादन कर रही है तो कंपनी अपने लिए तो नहीं करेगी, वो कंपनी करेगी आम जनता के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हम लोग उत्पादन उतना ही करें जितना डिमांड है और उसकी कीमत उतना ही निर्धारित करें, उसकी कीमत उतना ही निर्धारित करें जितना आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाए, यानी आम आदमी के औकात के रेंज में हो। अगर आम आदमी के औकात के रेंज से बाहर हो जाएगा तो क्या वो आदमी उसका उपभोग कर पाएगा? और उपभोग नहीं कर पाएंगे। और भारत में जो मैक्सिमम स्थिति है गरीबी के ही है, समझ में आ रहा है ना। तो बोल रहा है कि जो वस्तु का यहाँ पर उत्पादन किया गया है कितना और कैसे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई उसका जो प्राइस है, प्राइस कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे निर्धारित किया जाए। या ऐसे लिख सकता है कि जो प्राइस है ये अफोर्डेबल हो, कोई दिक्कत? अरे वो तो करेगा ही, वो तो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो करेगा ही, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे वो तो करेगा ही। लेकिन अब बात हो रही है कि मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका फैक्टर कॉस्ट 2 रुपया है, लेकिन हम लोग तो पहुंच रहा है वो सामान 10 रुपया में। तो बोल रहा है कि भाई फैक्टर कॉस्ट तो भाई बिना प्रॉफिट का कंपनी कोई काम ही नहीं करेगी, सरकार उस पर टैक्स लेगी, उसके बाद वो मार्केट तक जाएगा। कोई भी वस्तु उत्पादन की होता है तो 4 स्टेज से होकर गुजरता है, उत्पादन होगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, उसके बाद हम लोगों तक आएगा। तो सभी लोग हर स्टेज पर फायदा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। उसमें बताएगा कि भाई हर स्टेज पर फायदा कमाने के बाद भी इतना प्राइस स्टेबल रखा जाए, इतना प्राइस रखा जाए ताकि आम आदमी उसका उपभोग कर सके, क्योंकि मैक्सिमम वस्तुओं का जो उपभोग होता है वो आम आदमी ही करते हैं। और जब वहीं हम ही लोग जब नहीं खरीद पाएंगे तो कोई प्रोडक्शन कोई पूछेगा, उनके प्रोडक्शन कोई नहीं पूछेगा। तो सिंपल वही बात यहाँ पे बोल रहा है। किसी को डाउट है जिसको लिख लेंगे थोड़ा। यही लिखना है, हो गया? तो भाई तो बोलिए हो गया तो थोड़ा वो तो बाद में लिख ले, थोड़ा मैं भी इधर आराम कर लूँ, इधर आराम तो लिख ले रहे हैं।
हाँ तो अभी किया हूँ। सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। चौथा है क्वार्टरनी सेक्टर, यानी चतुर्थ सेक्टर क्षेत्र। और पांचवा है क्वीनरी सेक्टर, QUINARY, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है ना, पांचवा क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र। ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर देखा जाए तो पहला है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र। इतना चीज हो गया, ठीक है। दशहरा शुरू हो गया आज से, कोई फास्टिंग भी है क्या इसमें? आप लोग तो जरूर होंगे, फास्टिंग है आप लोग? आप लोग तो कम से कम एक दिन कर लीजिए, शर्म करके भी कर लीजिए। देखिए इधर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। पहले इसके बारे में बात करते हैं ऑनरशिप के आधार पे। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, यानी मालिकाना हक, यानी किस सेक्टर पे किसका मालिकाना हक होगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। प्राइवेट बोल सकते हैं या पब्लिक बोल सकते हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि जब किसी भी सेक्टर में या किसी भी क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी मिनिमम 51% हो, मिनिमम, उससे ज्यादा 80-90 हो सकता है, मिनिमम 51% होगा अगर सरकार की हिस्सेदारी उस क्षेत्र में, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और जिसमें किसी निजी व्यक्ति का या किसी निजी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपुल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का उस सेक्टर पे अगर हिस्सेदारी या पार्टनरशिप मिनिमम 51% हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे तो ये प्राइवेट है। जैसे आजकल सुनते होंगे कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, कंटिन्यू बढ़ावा दे रही है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब कि भाई इस सेक्टर में सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा थी, अब सरकार वहां से अपना डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी विनिवेश कर रही है और प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा दे रही है। ये प्रॉफिट है, लॉस है, वो तो बात की बात है, लेकिन उसी को बोलते हैं प्राइवेट और निजी। ये बात समझ गए। पब्लिक का सिंपल मतलब जहां जिस सेक्टर में सरकार की हिस्सेदारी मिनिमम 51% हो। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब कि जब किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपुल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर उस सेक्टर में अगर मिनिमम 51% हो तो उसको प्राइवेट बोलेंगे। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल मतलब ये होता है
कि वैसे क्षेत्र जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है। सरकार जो रूल रेगुलेशन बनाई है उसको फॉलो करेगी, उसको बोल देंगे हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल इसमें सरकारी नौकरी मान लीजिए। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर की कुछ विशेषता है। उस विशेषता में पहला है कि भाई इसमें फिक्स टाइम और पीरियड आपको काम करना है, यानी मिनिमम जनरली 8 आवर्स। आपको इसमें साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। सरकार आपको इसमें जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी समझ रहे हैं ना, कि भाई ऐसा नहीं कि कभी नहीं निकाला जा सकता वहां से। तीसरा है कि आपको एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, जिसमें सरकार आपको सैलरी दे रही है, सरकार पेंशन देगी, सरकार आपका बीमा करवाएगी, इन तमाम सुख सुविधाएं सरकार आपको देगी। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सरकारी नौकरी मान लीजिए सिंपल। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम रूल रेगुलेशन है उसको सामान्यतः फॉलो नहीं की जाती है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि सामान्यतः का मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करेंगे, करेगा लोग, लेकिन थोड़ा बहुत ढीला ढाली काम हो सकता है यहाँ पे। इसका जो विशेषता है इसमें उसमें है, जैसे मान के चलिए कि इसमें आपके जॉब का सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। आज जॉब है, कल हो सकता है जॉब ना हो सकता है कि 1 महीना जॉब हो, अगले 3 महीना बैठना पड़ जाए घर पे। आपको इसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। इसमें आपको पेंशन वेतन ये सब नहीं मिलेगा। वेतन मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, बीमा नहीं हो पाएगा जल्दी से। एक यहाँ पे एक मतलब मिनिमम जो फिक्स टाइम और पीरियड आपको जो जनरली 8 घंटे का जॉब है, यहाँ पर 8 घंटे जॉब नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 8 घंटे ज़्यादा 12-14 घंटा आपको काम करना पड़े। एक प्रकार से अगर पूरा ओवरऑल बात किया जाए तो इसमें जितने भी लोग काम करते हैं एक प्रकार से लोग शोषित वर्ग के हैं, यानी उनका शोषण होता है। जैसे आप अपने घर में मिला लीजिए सिंपल, कि जैसे मानिए कि आपका कोई काम हो रहा है, आपके घर में घर और बन रहा है, कोई एक लेबर लेट से आया 1 घंटा पहले, सुबह में 1 घंटा लेट से आया, तो उनको उसको रात में जनरली 2 घंटा बाद छोड़ा जाता है कि नहीं तुमने 2 घंटा लेट से आए हो, भले आया 1 घंटा से है, तो शोषण ही हो रहा है। इसमें वैसे लोग आएंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग ज़्यादा हैं, जो रोड के किनारे ठेला रेडी लगाते हैं, वो लोग सारे सब्जी वाले सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत। यहाँ तक समझ में आ रहा है चीज़ें, ये दोनों समझ में आ गया। ऑर्गेनाइज बहुत बार पूछता है सवाल यहाँ से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज से, कि इसमें कौन कौन सी उसकी विशेषता है, कौन कौन सी इसमें विशेषता नहीं है, तो ध्यान देंगे। और हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर 5 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, क्वीनरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें जो प्रोडक्शन होगा, इसमें जो उत्पादन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा की जाती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अच्छा, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर हो सकता है, उससे अलाइड सेक्टर हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, डेयरी हो सकता है, माइनिंग हो सकता है। ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो नेचुरल रूप से हम लोग को प्राप्त होता है। तो जो चीजें हम लोग को नेचुरली प्राप्त होती है या उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसमें बोला है कि इसमें जो भी लोग काम करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हम लोग रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉलर जॉब कहते हैं। अब इसका हिंदी नहीं कि लाल कुर्ती वाला हो जाएगा, रेड कॉलर ही बोला जाता है उसको। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर सिंपल हम लोग वैसे इसको तो पहले सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो जितने प्रकार की इंडस्ट्री है भारत में वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। जो प्राइमरी सेक्टर से जो हम लोग को रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, तो जहां पे उसको प्रोसेस करके उसके रूप में चेंज किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे मान लो कि मेरे पास गेहूं और आटा है या गेहूं है और ब्रेड खाना है, तो ब्रेड तो घर में बनेगा नहीं, उसके लिए कंपनी में ही बनेगा ब्रेड। तो लेकिन ब्रेड किससे बन रहा है? आटा से बन रहा है, जौ से बन रहा है। तो आटा कहाँ से प्राप्त हुआ? प्राइमरी सेक्टर से। तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। एंड सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो आटा या गेहूं हुआ वो रॉ मटेरियल हुआ। जब उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसको जब रूप में हम लोग चेंज कर देंगे, जब ब्रेड बना देंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। कोई दिक्कत? इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा बात, अब इस इंडस्ट्री में 2 प्रकार के लोग काम करते हैं।
एक वैसे मजदूर जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो कुशल मजदूर होते हैं, और वैसे लेबर जो अकुशल होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं। तो जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, कोई दिक्कत। और जो अनस्किल्ड लेबर उस कंपनी में काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। यहां तक किसी को डाउट है? तीसरा है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का सिंपल मतलब होता है कि इसको हम लोग, इस सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। और जो ये वैसा सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसका एग्जांपल टीचर हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, लीगल एडवाइजर यानी वकील हो सकता है, इस सारे कंसल्टेंसी वाले हो सकते हैं। ये सारे के सारे इस थर्ड सेक्टर में यानी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी को डाउट है? फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर पहले देखिए। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से यही तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन क्वार्टरली और क्वीनरी सेक्टर को भी अलग से रखा गया है। क्वार्टरली सेक्टर का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को इसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, ज्ञान आधारित उद्योगों को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे रिसर्च तथा R&D से रिलेटेड काम की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, यानी अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें भी टीचर आ सकता है, इंजीनियर आ सकता है, साइंटिस्ट आ सकता है, जहाँ पे होता है DRDO हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। इन सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और जो पंचम क्षेत्र है, जो क्वीनरी सेक्टर है, इसके अंतर्गत वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी नेशन या किसी राष्ट्र के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, नीति निर्माता के रूप में काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर। जैसे देश का मंत्री परिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या देश के पॉलिसी मेकिंग के रूप में काम करते हैं लोग, देश के लिए कानून बनाते हैं, और जो कानून बनता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो भी लोग काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। कि भाई गोल्ड का, मेरा तो डायमंड यहाँ पे लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा मजा कहाँ किसी को है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। यहाँ पे दिक्कत, टर्सरी सेक्टर को हम लोग पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं, पिंक कॉलर जॉब, समझ में आ रहा है ना। पिंक, जो पिंक कलर होता है ना, जो भी है उसी को बोलते हैं। तो ये रहा हम लोग का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर इसमें कोई डाउट है, अभी वर्तमान में अगर पूछेगा कि भारत के GDP में सबसे ज्यादा योगदान कौन सेक्टर दे रहा है, तो टर्सरी सेक्टर दे रहा है, लगभग 55 to 56%। उसके बाद सेकेंड नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर है, लगभग 26 से 29% के बीच में अपना योगदान दे रहा है। और सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का योगदान, जो लगभग 18 से 20% के बीच में योगदान दे रहा है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था, लगभग 55-56%। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे, जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं। इसका योगदान भले ही भारत के GDP में आज कम हो, 18 से 20% हो, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर तथा उसके संबंधित क्षेत्रों में आज भी लोग, लगभग 65% लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 55% लोग डायरेक्टली रूप से काम कर रहे हैं और 10% लोग इनडायरेक्टली रूप से काम कर रहे हैं। यानी देश की जितने भी वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स में लगभग आधा से ज्यादा जनसंख्या आज भी प्राइमरी सेक्टर्स में ही काम कर रहा है। दूसरा, इसका विकास कैसे हो गया टर्सरी सेक्टर का। कोई भी देश आज विकसित अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, वहां पर पाएंगे क्या कि वहां के GDP में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा होगा। लेकिन भारत में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान उतना नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण है यही सरकारी नौकरी, कि लोग लगे भागने सेवा क्षेत्र की ओर, लोगों के अंदर माइंडसेट विकास ही नहीं हो पाया कि लोग अपने स्टार्टअप कर सके। देखिए इसमें और भी कारण है, इन्वायरमेंट नहीं है, पूंजी नहीं है, कि हम लोग पास कैपिटल नहीं है, इतना इजीली लोन नहीं मिल पाता है। ये सारे मतलब एक क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देश क्या हुआ कि इससे विकास कम हुआ और सीधे छलांग मार के विकास भारत इस पे आ गया, टर्सरी सेक्टर पे, इस पे गया ही नहीं।
अगर इसका विकास आज लगभग जितना इसका विकास आज इसका विकास हुआ रहता, तो मुझे लग रहा है कि जो आज हम लोग डाटा 84% बेरोजगारी रेट दिखा रही है, हो सकता है वो 15, 20, 25% रहता, 30% रहता, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता। सरकार उस तरह से इंफ्रा तैयार नहीं कर पाई, सरकार उतना एफडीआई को प्रमोट नहीं कर पाई। एफडीआई प्रमोट इसलिए नहीं कर पाई कि भाई सरकार तो पहले चल रही थी कोलिशन में सरकार। एफडीआई का मतलब होता है कि भाई उस टाइम लोगों का कहना था कि भाई एफडीआई का मतलब है कि जो यहाँ के छोटे मोटे जो व्यवसायी लोग उनका करियर खत्म हो जाएगा, तो सरकार एफडीआई का उतना अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाई, उसको बढ़ोतरी नहीं कर पाई। सरकार ऐसा इंफ्रा तैयार नहीं कर पाई जिसे लालच देकर बाहरी लोग आए। जैसे अभी सरकार स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, सब लगातार जो योजनाएं चला रही है, एक प्रकार से लुभावना योजना ही तो है, लोगों को लुभाया जाए भाई आओ इधर, है कि नहीं। ये रहा हम लोग का सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसको लिखूंगा कि इतना काम चल जाएगा जो मैं समझा दिया हूँ, हो जाएगा ना? तो छोड़ते हैं आज, कल फिर पढ़ेंगे।